हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ाऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स से भी फॉलो कर सकते हैं। सो गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बट उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है। अभी तक आपने पढ़ा होगा तो आप बोलते होंगे तो एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है। नहीं, अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि क्या होता है। सपोज करिए हमारे पास एक एरिया है, कोई सरफेस है टू डायमेंशनल, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा, लेट अस से हमने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया है ds। तो अब यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा that is equal to magnitude of this element, that is ds, and the direction of this area vector is always perpendicular to the this surface। let us say जो डायरेक्शन है वो दी जा रही है n कैप से। तो इसका मतलब ये है कि एरिया वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा जो हमने एलिमेंट लिया है उसके मैग्नीट्यूड की, दैट इज ds। और जो उसकी डायरेक्शन होगी वेक्टर की, एरिया वेक्टर की, वो हमेशा क्या होगी, इस एरिया एलिमेंट के या इस पूरे सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री, हमेशा क्या होगी, नॉर्मल। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास कोई ये शीट है, तो इसका नॉर्मल ऐसे मीन्स ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप कि जो वेक्टर होगा एरिया वेक्टर, दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस। जैसे सपोज करिए अगर ये ऐसे कुछ सर्कल की फॉर्म में है और रेडियस है r, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा नॉर्मल मीन्स या तो बाहर की साइड या फिर अंदर की साइड। ओके, सो क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस। जैसे यहाँ पे ds लिया है, एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस डायरेक्टेड आउटवर्ड। और डायरेक्टेड कैसा होगा, आउटवर्ड। अगर टू डायमेंशन है तो आउटवर्ड का कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास थ्री डायमेंशन है तो हम क्या लेंगे, आउटवर्ड। आउटवर्ड ऐसे, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड। ओके, और क्या होगा ये, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। क्या कहता है कि नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस में से निकल रही हैं, लेकिन कैसे निकल रही हैं, परपेंडिकुलर। कैसे निकल रही हैं, परपेंडिकुलर। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, थ्रू अ सरफेस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि उस सरफेस में से पास हो रही हैं, पर कैसे, नॉर्मली सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के 90 डिग्री। ओके, तो अब देखिए इसको और थोड़ा इलेबोरेट करते हैं हम लोग। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये एरिया है S, और शीट ली है हमने, उसका एरिया है S। और लेट अस सपोज कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्मली पास हो रही हैं। कैसे पास हो रही है, परपेंडिकुलरली, इस शीट के क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, जैसे जब आपकी साइड होंगी या फिर अंदर की साइड होंगी, पर ड्यू टू टू डायमेंशन सिमेट्री मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, पर हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो अब देखिए कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E इंटू S। देखिए कैसे, ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और ये S है, S क्या है हमारे पास, ये एरिया। अब देखिए ये बना कैसे है, देखिए फाई कैसे बना है, E वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो ये कैसे बनेगा, E S cos थीटा। अब देखिए एरिया वेक्टर जब हमने लेना है मींस S वेक्टर, तो S वेक्टर भी क्या होगा, इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने पहले ही कहा है एरिया वेक्टर क्या होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर। तो मीन जो थीटा है, थीटा किस में है, एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड में,
एंड एस वेक्टर, एरिया वेक्टर में, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में, नहीं, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब देखिए, एरिया वेक्टर भी नॉर्मल है सरफेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नॉर्मल है सरफेस के, तो थीटा क्या हुआ 0 डिग्री। तो cos 0 क्या होता है बताइए, cos 0 इज 1। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, ई एस cos 0 डिग्री इक्वल टू ई एस। दैट्स वाई शॉर्ट में ये लिख रहा है कि फाई कैसे दिया जाता है, E इंटू एस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। लेकिन ये हम तभी लिख पाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। ये देखिए हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो की है, पैरेलल लाइंस, इक्वल लेंथ एंड सेम डायरेक्शन, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे E इंटू एस। और बेसिकली हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इट इज E डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एक बार फिर समझिए कि ये जो एंगल थीटा है जो हम ले रहे हैं ई एस कॉस थीटा में, इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो अब देखिए, सपोज करिए हमारे पास एक सरफेस है, और इलेबोरेट करते हैं। हमारे पास एक सरफेस है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार एरिया वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रही है, थीटा। ये देखिए एरिया वेक्टर विच इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस, क्योंकि ये बहुत बड़ा सरफेस ले लिया हमने, और इस सरफेस में हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है ds। क्या ले लिया है, छोटा सा एलिमेंट ले लिया है ds। तो ds वेक्टर, ds का जो एरिया वेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। पर अब कह रहा है ई वेक्टर इस बार जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार जो है वो नॉर्मल टू सरफेस नहीं है, वो क्या बना रही है, एंगल थीटा विद द एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अब देखिए फ्लक्स क्या बनेगा। अब छोटे एलिमेंट की वजह से अगर हम निकाल रहे हैं फ्लक्स, तो हम लिखेंगे डी फाई से। क्या लिखेंगे, डी फाई से। ओके, तो अब देखिए, पहले तो हमने ये कहा था कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर जो है वो निकल रही हैं। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, तो इट मीन्स हम इसको रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा ई कॉस थीटा, और एक शायद परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट इज ई साइन थीटा होगा यहाँ पे। ओके, तो अब देखिए हमने लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस ए सरफेस, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस मींस, अब देखिए एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो मींस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लेनी है जो परपेंडिकुलर है, मींस जो एरिया वेक्टर की साइड है। तो इट मींस ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास ई वेक्टर, इसका कौन सा कंपोनेंट फ्लक्स बनाएगा, ई कॉस थीटा, क्योंकि ई कॉस थीटा कौन सी डायरेक्शन में है, डी एस वेक्टर की डायरेक्शन में। डी एस वेक्टर जो होता है वो नॉर्मल होता है सरफेस के, तो इट मींस ई कॉस थीटा भी क्या है, नॉर्मल है। तो इन दोनों में जो एंगल है वो क्या बनेगा, 0 डिग्री। आप समझ रहे हैं बात को, कि ds वेक्टर की साइड जो कंपोनेंट होगा ई वेक्टर का, वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए क्या बनेगा, ई ds cos थीटा, क्योंकि ds वेक्टर ले लिया हमने, ds है ना, और साथ में ई cos थीटा जो मल्टीप्लाई हो गया। तो ये देखिए हमने डी फाई कैसे लिखा, ई cos थीटा इंटू एरिया, ई cos थीटा इंटू एरिया। तो अब देखिए डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे हम, तो क्या बनेगा, ई डॉट डी एस। क्या बनेगा, ई डॉट डी एस। तो देखिए यहाँ से भी हमें पता चल गया कि हमारे पास cos थीटा क्यों आ रहा है। जैसे यहाँ तो मैंने आपको बताया था ना कि ई डॉट एस बनेगा, लेकिन यहाँ हमने एलेबोरेट किया है कि cos थीटा कहाँ से आया है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो चाहिए जो सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो अगर मान लीजिए सरफेस के परपेंडिकुलर ये हैं, तो ई कंपोनेंट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो इस साइड कौन सा है, ई कॉस थीटा, और इसी साइड परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो इट मींस फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई कॉस थीटा इस बार, और एरिया कितना है, डी एस। तो जब डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म लिखेंगे तो इट इज ई डॉट डी एस वेक्टर। तो ये बनेगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जो थीटा है, थीटा किस में है एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड में और ds वेक्टर में। और जब हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं
तो आपको पता है कि ये दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। क्या होंगे, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वो लेनी है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर, ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में। तो अब देखिए छोटा सा जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है वो क्या है, E डॉट ds। तो अब देखिए फिर अगर हमने टोटल फ्लक्स निकालना है थ्रू एंटायर सरफेस, थ्रू होल सरफेस, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे d फाई विच इज इक्वल टू E डॉट ds, और इंटीग्रेशन कर दी हमने पूरे सरफेस के ऊपर। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस, थ्रू एंटायर सरफेस। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या डिफाइन करेंगे, फिर कैसे वो भी डिफाइन कर सकते हैं हम कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। और यहाँ पे भी देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस। मींस हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस। तो अब देखिए ऐसा यूनिट क्या होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। देखिए क्या होंगे, हम सिंपली क्या लिखते हैं, सिंपल अगर लिखना हो तो ई एस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। और एस क्या है, एक एरिया है। तो फोर्स के न्यूटन SI, और चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में, और एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट्स बनेंगे, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। और अगर हम देखें वर्क डन को, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर। तो मींस अगर हम 1 मीटर को न्यूटन के साथ जोड़ लें तो बन जाएगा जाउल, 1 मीटर रह जाएगा मीटर कूलम इनवर्स। तो ये भी जो यूनिट्स हैं वो किसके होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। अब देखिए डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इजी है। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई इंटू एस। अब E क्या है, F डिवाइडेड बाय Q, और एरिया क्या है, S है हमारे पास। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mLT-2, और चार्ज के लिए हम लिखते हैं AT, और S के लिए जो हम लिखते हैं दैट इज L2। तो देखिए अब M L3 हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आके, ठीक है, T ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो T -3 और A -1। तो ये था डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए स्पेशल केस, देखिए स्पेशल केस देखते हैं कि इफ थीटा इज 0, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, इफ थीटा इज 0 मींस E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। ये देखिए, तो फिर cos 0 क्या हो जाएगा, 1, और ये क्या बन जाएगा, EDS। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो हम उसको बाहर निकाल देंगे। और एरिया का सपोज जो हमारे पास, सॉरी जो सरफेस का जो एरिया है दैट इज S, तो क्या बनेगा, E इंटू एस। तो मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज मैक्सिमम इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल हो, आपस में क्या हो, 0 डिग्री पे हो। मीन्स परपेंडिकुलर टू सरफेस हो, परपेंडिकुलर टू, दोनों क्या हो, सरफेस के दोनों परपेंडिकुलर हो। चलिए आगे देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा है किसमें, E वेक्टर और ds वेक्टर में, ठीक है। मीन्स E वेक्टर ऐसे है, D वेक्टर ऐसे है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ऐसे केस में फ्लक्स क्या होगा, E ds cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इज 0, तो टोटल फ्लक्स विल बी 0। तो अगर ये वेक्टर एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं चाहिए हमें, हमें सरफेस के परपेंडिकुलर चाहिए, सरफेस के। एरिया वेक्टर के तो पैरेलल चाहिए, तब बनेगा फ्लक्स। ओके, इफ थीटा 180 डिग्री देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम। तो कितना देखिए, जैसे सपोज करिए ये कोई सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो एंगल कितना हुआ देखिए दोनों में, 180 डिग्री। तो इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैसे पता चला, पता चला ऐसे, क्योंकि हम ऐसे लिख रहे हैं फाई इक्वल टू ई डॉट ds। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर, और इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। तो ये इन दोनों का फिर डॉट प्रोडक्ट क्या बना, एक स्केलर।
तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, अगर सपोज करिए हमारे पास क्लोज सरफेस की जब बात हो रही है तो मीन्स हम 3 डायमेंशन सरफेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 3 डायमेंशन सरफेस की। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक क्यूब है, तो ये है एक क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन। देखिए क्लोज्ड, इस पे सर्कल लगा देंगे, इस पे रिंग लगा देंगे और क्या लिखेंगे? ई डॉट डी एस। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। देखिए एरिया वेक्टर भी पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ लिया। तो अब हम आते हैं गॉस थ्योरम पे। तो चलिए कम टू गॉस थ्योरम। देखिए क्या कहती है गॉस थ्योरम? इट वॉज गिवन बाय जॉन कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये नाम बहुत टफ होते हैं इन लोगों के। चलो कम टू द पॉइंट। ही गेव अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें उसने किसमें रिलेशन दिया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस और चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। देखिए बहुत आसान है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस क्या होता है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और इंटीग्रेशन हम कर रहे थे सरफेस। तो देखिए हमें ई कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें डी एस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमने फ्लक्स निकालना हो एक्चुअल में तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें गॉस थ्योरम का नहीं पता है तो हम कैसे निकालते हैं फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी पड़ेगी, फिर एरिया देखना पड़ेगा, फिर एंगल ढूंढना पड़ेगा। लेकिन देखिए गॉस ने बहुत आसान कर दिया है। उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। मीन्स अगर किसी क्लोज सरफेस में सपोज करिए एक स्फीयर है कोई, अगर क्लोज सरफेस में चार्ज है Q, तो वहां पे फ्लक्स कितना होगा? Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं हुई, डीएस वेक्टर की बात ही नहीं हुई, सिंपली निकाल लिया हमने। फाई इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। मीन सिंपल रिलेशन दिया है कि अगर किसी सरफेस के अंदर क्लोज्ड सरफेस मीन्स 3 डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज Q है तो वहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इट इज द electric flux through a closed surface in free space is equal to 1 over epsilon naught times the charge enclosed by the surface, means phi equal to Q over epsilon naught. Q क्या है? चार्ज enclosed by the surface, और epsilon naught क्या है? absolute permittivity of the free space, जिसकी क्या वैल्यू होती है? 8.85 into 10 raised to power minus 12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए प्रूफ, देखिए स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। पेपर में कैसे आता है? स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं कि लेट अस कंसीडर आइसोलेटेड चार्ज। ठीक है, कोई आइसोलेटेड चार्ज ले लिया हमने एट पॉइंट O। चलिए यहाँ कैपिटल क्यों लिया है, इसको स्मॉल कर लेते हैं, सॉरी। लेट अस सपोज एन आइसोलेटेड चार्ज स्मॉल q एट पॉइंट O. Let us assume there is a surface in the form of sphere around this charge, और इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। जब भी हम गॉस थ्योरम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं गॉसियन सरफेस को, जो कि बहुत जरूरी है यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एक मेथड है। देखिए हमने एक चार्ज अज्यूम किया है Q पे, और हमने एक जो है इसके इर्द गिर्द एक सरफेस बना लिया है। लेट अस से इट इज अ स्फीयर। स्फीयर इज 3 डायमेंशन, तीनों डायरेक्शंस में होगा। एज्यूम करिए एक बॉल की तरह, बॉल जो है वो प्रॉपर 3 डायमेंशन। ओके, तो अब देखिए सपोज करिए इसका रेडियस कितना है? R। इसका रेडियस कितना है? R। तो देखिए पहले गॉसियन सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस क्या है? इट इज इमेजिनरी सरफेस अराउंड चार्ज, जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगी? E, यहाँ पे भी क्या होगी? E, यहाँ पे भी क्या होगी? E, यहाँ पे भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे? कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं हम? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। तो अब देखिए स्टेप्स वाइज चलेंगे। नंबर 1 स्टेप में हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं इस प्लस Q चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस पे, कहीं पे, यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे निकाल लो। और हमने फॉर्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता था? 1 over 4 pi epsilon naught
Q ओवर आर स्क्वायर, Q ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, गॉसियन सरफेस पे। तो गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस कितना है, चार्ज से r, तो क्या निकला 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, आउटवर्ड। ओके, क्या होगी, आउटवर्ड। तो अब देखिए क्या करेंगे आप सेकंड स्टेप में, कि लेट अस अज्यूम अ स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया, क्योंकि स्फीयर हमने अज्यूम कर लिया है ना। अब स्फीयर में हमने एकदम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना टोटल बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो जो है वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि हमें पता नहीं चलता है कि पूरे पे कैसे एकदम से हमने चार्ज निकालना है, पूरे सरफेस पे हमने कैसे फ्लक्स निकालना है, पूरे सरफेस को हम जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। लेट अस से ये एलिमेंट है ds, ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो है नॉर्मल टू दी ds, लेट अस से नॉर्मल टू दी ds, ठीक है। ये क्या है, एरिया वेक्टर जो रेड एरो से दिया है, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी जो है वो क्या है, आउटवर्ड है, क्या है, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड है, तो इट मीन ये भी क्या है, सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए, लेट अस अज्यूम अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds whose vector is ds vector and this area vector is normal to the surface of the area element. Now the electric flux कैसे दिया जाएगा, E dot ds vector हमें पता है। अब देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E, अभी जो हमने E की वैल्यू निकाली थी 1/4πε0 Q over r square r cap, वो निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, और उसके बाद ds को भी लिखेंगे खोल के, ds वेक्टर क्या होगा, ds इंटू एन कैप, तो वो भी देखिए यहाँ पे लिख लेंगे। आर कैप एन कैप जो है वो देखिए सेम डायरेक्शन में दोनों, आर कैप एन कैप में एंगल कितना है, 0। तो अगर थीटा 0 है तो फिर क्या बनेगा इनका मैग्नीट्यूड, देखिए आर कैप डॉट एन कैप, जैसे होता है ना ए डॉट बी, कैसे लिखते हैं उसको, ए बी कॉस थीटा, तो इसको भी देखिए लिखेंगे आर कैप का मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड एंड कॉस 0 डिग्री, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, cos 0 1, तो क्या बन जाएगा 1। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है दैट इज d phi इक्वल टू 1/4πε0 q ds ओवर r स्क्वायर। तो अब देखिए थर्ड स्टेप में, now we have to calculate the electric flux through the entire sphere, through the closed Gaussian sphere, पूरा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर देंगे d phi, क्यों, क्योंकि ये सरफेस क्या है, क्लोज्ड है, स्फीयर क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 1/4πε0 जो है वो कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, हमने उसको बाहर निकाल दिया। अब ds क्या है, स्फीयर का एरिया, क्या है, स्फीयर का एरिया, जो कि कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये प्रूव हो गया कि जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो ये था गॉस थ्योरम। अब देखिए स्पेशल केस देखिए कि Q इक्वल टू 0, सपोज करिए गॉसियन सरफेस है कोई, तो क्लोज्ड सरफेस है, सॉरी, तो क्लोज्ड सरफेस है, लेट अस से क्या है, ये स्फीयर है, और इसके अंदर चार्ज क्या है, 0। तो क्या बनेगी, देखिए cos थ्योरम, फाई इक्वल टू क्यू की वैल्यू पुट करिए 0, आंसर इज 0। कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तो वहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। नंबर 2, इफ क्लोज सरफेस हैज टू इक्वल चार्जेस पर ऑपोजिट साइन, लेट अस से ये कोई हमारे पास क्लोज सरफेस है, एक चार्ज यहाँ पॉजिटिव है, एक चार्ज यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए टोटल चार्ज क्या होगा अंदर, प्लस क्यू माइनस क्यू 0। तो इस केस में भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा हमारे पास, 0। अब सपोज करिए क्लोज सरफेस कंटेन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सपोज करिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn है, मीन्स हम गिन सकते हैं उन चार्जेस को, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में गिन सकते हैं, और कॉन्टिन्यूसली मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है। डिस्क्रीट में तो ये काउंटेबल होते हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज ऐड कर लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो वो निकल आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
अब देखिए नंबर 4 है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज और शेप ऑफ द क्लोज सरफेस। देखिए ना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्यू ओवर एप्सिलॉन। देखिए कहीं भी शेप साइज आ नहीं रहा है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे। तो कहता है सपोज करिए हमारे पास कोई एक क्यूब है, फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा क्यूब है, लेट अस सपोज डबल, ठीक है, और इसमें भी चार्ज क्यू है, इसमें भी चार्ज क्यू है। तो वो फ्लक्स क्या होगा दोनों में, क्यू ओवर एप्सिलॉन। तो ये डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर। ये शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा कि भाई साइज डबल है या छोटा है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या गॉस लॉ ट्रू है हमेशा? इज गॉस लॉ ट्रू? यस इट इज ऑलवेज ट्रू। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन अ क्लोज्ड सरफेस। बट हेल्पफुल कहाँ है? देखिए वैलिड है, ट्रू है। अगर कोई कहता है ना ये वैलिड नहीं है तो गलत है, ये वैलिड है, ये ट्रू है। लेकिन ये कंफर्टेबल कहाँ है, ये हेल्पफुल कहाँ है? फॉर सिमेट्रिक सर्फेसिस, बिकॉज सिमेट्रिक गॉसियन सर्फेस इज इजी एंड कन्वीनियंट चॉइस। क्योंकि सिमेट्रिक सर्फेस समझते हैं आप, जैसे सपोज कोई स्फीयर है या सपोज करिए कोई सिलेंडर है, ऐसे सरफेस जो सिमेट्रिक है उसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन करना आसान है, एक तो नंबर 1, और नंबर 2 इन चीजों का एरियाज निकालना आसान है। इसलिए अगर सिमेट्रिक सरफेस हम लेते हैं तो उसमें जो है गॉसियन, जो गॉस थ्योरम है हमारी, वो क्या है, हेल्पफुल है। बाकी वैलिड तो ये किसी भी सिचुएशन में है, वैलिड तो आप कोई भी शेप ले लीजिए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, लेकिन हेल्पफुल कहाँ है, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, बिकॉज इट्स इजी एंड कन्वीनियंट चॉइस। अब देखिए इज गॉस थ्योरम वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी चार्ज? नो, गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर स्टेशनरी एज वेल एज मूविंग चार्जेस। अब व्हाट इज एक्साइटिंग अबाउट गॉस थ्योरम? देखिए गॉस थ्योरम में सबसे हैरान होने वाली बात क्या है, चलिए इसको करते हैं। लेट्स सपोज करिए हमारे पास एक कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, और चार्ज अंदर है Q2 और बाहर है Q1, Q3, Q4, ठीक है। तो अब देखिए गॉस थ्योरम है क्या, क्लोज्ड सरफेस ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर नहीं है, वो सभी चार्जेस की वजह से है। जो भी चार्जेस है यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, ये सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल चार्जेस, चाहे वो इनसाइड है चाहे वो आउटसाइड है। ये ध्यान देने वाली बात है, यही एक्साइटिंग है, यही बहुत एक अच्छी बात है, यही बहुत हैरान कर देने वाली बात है गॉस थ्योरम के लिए। और देखिए जो Q है राइट हैंड साइड में, वो सिर्फ कब है, वो सिर्फ हम कहाँ ले रहे हैं, इनसाइड, वो बाहर नहीं है, वो सिर्फ हम इनसाइड ले रहे हैं। तो इनसाइड क्या है, Q2, तो सिर्फ हमने इक्वेशन में Q2 लेना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से, तो वही यहाँ पे लिखा है कि इन अबव इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, but charge Q in the right hand side is the algebraic sum of charges enclosed by Gaussian surface। कि suppose करिए अगर Gaussian surface के अंदर QA चार्ज है, QB चार्ज है, QC चार्ज है, और बाहर QD है, QE है, तो हम सिर्फ जो चार्ज लेंगे वो क्या लेंगे, QA प्लस QB प्लस QC। चार्ज सिर्फ इनसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड या इनसाइड जो भी चार्जेस हैं वो सभी की होती है, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज गॉस लॉ फॉर एनी मीडियम, हमने तो भी किसके लिए किया था, फ्री स्पेस के लिए, है ना। तो मीडियम के लिए क्या होगा, फाई इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, इट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। अब देखिए स्टेट द कंडीशंस अंडर विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि इफ क्लोज सरफेस इनक्लोजेस नो चार्ज, जैसे मैंने बताया आपको, सपोज करिए कुछ स्फीयर है और उसके अंदर चार्ज क्या है, जीरो, तो वहां का फ्लक्स क्या होगा, जीरो। दूसरी कंडीशन है व्हेन डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, के सपोज करिए वो क्लोज सरफेस है और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। तो अगर डाइपोल है इसके अंदर, तो आपको पता है डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो।
या फिर अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं और कैसी हैं, इक्वल वैल्यू हैं। जैसे सपोज करिए सरफेस है, ठीक है, -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, +3 माइक्रोकूलम चार्ज है, -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो देखिए टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 0। तो ऐसे सरफेस पे भी क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, 0। तो चलिए आगे देखते हैं। इफ चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर समझते हैं ना, स्फीयर पूरा होता है, हेमिस्फीयर मीन हाफ स्फीयर एस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फीयर विल बी फाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू, क्योंकि फ्लक्स होता क्या है, देखिए ई इंटू एस, ई तो ठीक है, एस कितना बनेगा हेमिस्फीयर का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बनेगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। तो चलिए आगे, क्योंकि हम यही लेंगे ना सिर्फ हेमिस्फीयर का, यहाँ ये वाला सरफेस आएगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ का सरफेस का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया वेक्टर यहाँ पे नॉर्मल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नॉर्मल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसका एरिया कितना लेंगे, हेमिस्फीयर का, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, सिर्फ इस सर्कुलर पार्ट का लेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर, इट इज पाई आर स्क्वायर इंटू ई। अब देखिए इफ चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर, सपोज करिए हमारे पास कुछ स्क्वायर है और चार्ज इनक्लोज्ड है यहाँ पे, सपोज करिए यहाँ पे चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, कितना है भाई चार्ज अंदर, क्यू, तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, okay. And if charge is enclosed by a square, then electric flux through each surface of the square. अब देखिए स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है, 1 2 3 4। देखिए यहाँ तो पूछ रहा था कि स्क्वायर में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है, दैट इज क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब पूछ रहा है स्क्वायर के ईच सरफेस में थे, तो देखिए जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा बाहर, ऐसे निकलेगा बाहर, तो क्या होगा, वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ईच का पूछ रहा है, तो 4 साइड्स हैं इसकी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब है चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय अ क्यूब, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं आप, जैसे सपोज करिए यहाँ पे, सपोज करिए हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर में क्या है, चार्ज Q है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस, ईच फेस देखिए क्यूब के कितने फेस होते हैं, देखिए टॉप बॉटम, ठीक है, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, कितने फेस हैं, 2 4 6। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा बाहर, तो क्या होगा, 6 फेसेस में डिवाइड होगा, तो कितना होगा, Q ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा, Q ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि ईच फेस की बात हो रही है, ईच फेस की। अब देखिए, इफ अ चार्ज इज लाइंग एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इक्वल टू Q ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसको समझते हैं, कॉर्नर ऑफ द क्यूब है, ये जो हमारे पास ये पॉइंट था, इसमें हमने कहा था कि चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब, मतलब सेंटर में है, ठीक है। अब कहता है कि कॉर्नर है, ऐसे है, ये एग्जांपल देखिए एरो से मैंने बताया है, ये एग्जांपल है कि ये कोई क्यूब है और जो कॉर्नर पे जो है वो क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पीछे किधर को जाएगा, पीछे जगह नहीं, ये देखिए इधर को जगह नहीं है, इधर को जगह नहीं है, तो इट मीन्स अगर हम बात करें कॉर्नर की, तो अगर हम बात करें कॉर्नर की और अगर हम पीछे भी इसके एक क्यूब बनाएं, यहाँ पे एक क्यूब बनाएं, क्योंकि गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ भी क्यूब बनाएं, यहाँ भी क्यूब बनाएं, इसके साइड में भी क्यूब बनाएं, इसके नीचे भी क्यूब बनाएं, तो देखिए ये सिमेट्री बनेगी, कितने क्यूब्स बनेंगे, टोटल 8, क्योंकि ये जो कॉर्नर पे जो चार्ज है, ये फ्रंट में तो निकालेगा फ्लक्स, पीछे कहाँ निकालेगा, सरफेस नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, यहाँ तो निकालेगा, ऊपर किधर निकालेगा, सरफेस नहीं है। तो ये देखिए आप, अगर हम इस सिमेट्री हम और 7 क्यूब बनाएं, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो क्यूब है ये 8 क्यूब से गिरेगा, ये जो सेंटर चार्ज है ना, ये वाला चार्ज जो कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे ये टोटल 8 क्यूब से जो है वो गिर जाएगा, ठीक है। तो जो चार्ज शेयर होगा ई क्यूब से वो कितना होगा, क्यू बाई 8। तो वही कहता है देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, अगर चार्ज कहाँ है, कॉर्नर पे, तो वो चार्ज शेयर होगा 8 क्यूब्स में। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में उसमें हमने कहा है कि जो एक एटम है
वो बेसिकली ऐसे एक एटम जो है वो 8 हिस्सों में शेयर होता है, ठीक है। Q/8 मीन्स 1/8 पार्ट जो है वो एक क्यूब को यहाँ मिलेगा, मीन्स यहाँ पे जो 1/8 पार्ट है चार्ज का वो एक क्यूब को मिलेगा, अगर ये 8 क्यूब से घिरा हुआ है तो, समझ रहे हैं। तो कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द ट्यूब, अब ईच फेस देखिए, ईच फेस ऑफ द ट्यूब ये और मुश्किल हो गया। अब देखिए ईच फेस अगर हम लें तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि थ्रू द क्यूब कितना है, Q/8, ठीक है। जैसे हमने यहाँ किया था ना, थ्रू द क्यूब Q/एप्सिलॉन नॉट, और ईच सरफेस पे Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये लेकिन ये तब की बात है जब चार्ज सेंटर में था, अब चार्ज है कॉर्नर पे, तो कॉर्नर में जो चार्ज है वो 8 क्यूब्स में शेयर होगा तो Q/8 बन जाएगा। तो अगर फ्लक्स की बात करें तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या होगा, क्यूब से निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अगर ईच सरफेस की बात करें तो देखिए कितने सरफेस हैं, देखिए 1 2 3 4, फ्रंट बैक 6। लेकिन अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा वो सिर्फ 3 सरफेस में निकलेगा। देखिए ये सामने वाला फ्रंट, ये देखिए फ्रंट, ये लेफ्ट साइड, और ये है बॉटम। बाकी जो टॉप है और जो राइट हैंड साइड है और जो बैक है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, पैरेलल, पैरेलल होगी किसके, क्यूब के, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल साथ लगती हुई जाएंगी, सामने से नहीं जाएंगी, साथ लगती हुई। तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने तो पहले कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दी सरफेस, नॉर्मली। तो नॉर्मली सिर्फ कितने फेस से जा रही हैं, 3 फेस से। बाकी 3 फेस में वो कैसे जा रही है, पैरेलल, साथ घिसती हुई जा रही है, साथ लगती हुई जा रही है। जैसे ये सपोज करें ये पेज है, ये आपके सामने ये मोबाइल की स्क्रीन है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कैसे होगी, या तो आपके मुंह की साइड आए या फिर अंदर जाए मोबाइल की, ठीक है, पैर मतलब परपेंडिकुलर हुई। लेकिन जो बिल्कुल ऐसे साथ साथ लगती हुई जाएंगी वो क्या होंगी, पैरेलल। तो वहां यहाँ पे जो 3 फेसेस हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। और जो बाकी 3 फेस हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल। वो नहीं हमने लेनी सरफेस, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देनी पड़नी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तभी कंट्रीब्यूशन होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के क्या होंगी, नॉर्मल, ठीक है। तो इट मीन 3 सरफेस हैं जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास हो रही है। तो पहले क्या था, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, तो 3 सरफेस से पास हो रही हैं और ईच सरफेस से निकालना है तो 1/3, तो आंसर विल बी Q/24 एप्सिलॉन नॉट, Q/24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी तक क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब देखिए नेक्स्ट है, a balloon of radius 20 cm has inward flux इतना है। What will be the flux of the radius of the balloon is double? अगर रेडियस बलून की डबल कर दी जाए तो भी फ्लक्स कितना होगा। देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, बल्कि इस पे डिपेंड नहीं करता है कि साइज और शेप गॉसियन सरफेस की कैसी है। इसलिए नेट फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, मतलब हम कूलम्स लॉ को गॉस थ्योरम से ड्राइव करें कूलम्स लॉ को। तो उसके लिए हमने क्या किया, सपोज करिए हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। तो कहता है Q1 को सेंटर मान के R रेडियस रख के हमने एक सफेयर ड्रॉ करना है। क्या करना है, सफेयर ड्रॉ। फिर से सुन लीजिए कि सपोज करिए हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, और Q1 को हमने सेंटर मान लेना है और R हमने मान लेनी है रेडियस जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और हमने एक सफेयर ड्रॉ किया और इसको हमने कह दिया इट इज ए गॉसियन सरफेस। तो अब देखिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगाएंगे, हम क्यों लगाएंगे गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस थ्योरम से हमने ड्राइव करना है, गॉस थ्योरम से हमने किसको ड्राइव करना है, कूलम्स लॉ को। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर सरफेस इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चार्ज देखिए सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहती है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, एनक्लोज्ड मतलब अंदर, तो अंदर कौन सा है, Q1। तो ये देखिए Q1। अब देखिए एरिया वेक्टर और ई वेक्टर में क्या एंगल है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गॉसियन सरफेस के हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ds वेक्टर हैं दोनों सरफेस के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। मीन्स जो थीटा है वो किस में है, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर में, जो कि कितना होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ ई ds बनेगा q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, और जो एरिया है स्फीयर का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू को देखिए हमने पुट किया, और बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकली है दैट इज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 ओवर आर स्क्वायर। तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, q1 की, किसके ऊपर, q2 के ऊपर। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 ने लगाई ना Q2 पे, तो क्या लगेगी, फोर्स। तो फोर्स देखिए क्या होती है, F इज इक्वल टू Q2 into E, means force experienced by Q2 charge due to Q1 charge। तो देखिए Q1 ये E की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो हमारे पास क्या रिलेशन बन गया, कूलम्स लॉ, दैट इज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो दिस इज कूलम लॉ। तो ये देखिए हमने कूलम लॉ को गॉस थ्योरम से ड्राइव कर लिया। तो क्वेश्चन है कि डू कूलम्स लॉ एंड गॉस लॉ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यस। Coulomb law can be derived from Gauss law and Gauss law can be derived from Coulomb law. So it means these both law complement to each other. अब देखिए if the electrostatic force varies inversely as the cube of the distance, मतलब यहाँ पूछा है कि जो हमारे पास Coulomb force है वो कैसे है, इनवर्स स्क्वायर ओबे करती है, लेकिन कहता है ये ना हो के अगर वो क्यूब ऑफ द डिस्टेंस को ओबे करे ऐसे, तो क्या गॉस थ्योरम काम करेगी, नहीं करेगी। गॉस थ्योरम हमेशा तभी काम करती है जब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पीडीएफ नोट की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।